अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज तीन ख़बरों के हवाले से बात होगी। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं कुछ। एक तो ये कि जी जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद जो कि नायब तहसीलदार थे वो भी गायब हैं और उनके गांव में इस वक्त क्या मनाजिर हैं उनके गांव में से मैं कुछ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स लेके आया हूँ। फैज़ हमीद की फ़ैमिली के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या उनका घर 8 मरले का था, पुराना घर जिसका मोहसिन बेग साहब ने दावा किया था, उस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि घर कितने मरले का है, क्या है, उनके दादा क्या करते थे, उनके वालिद क्या करते थे और उनके भाई की तरक्की में बड़े दिलचस्प कुछ वाक़यात हुए थे, वो भी आपसे आज शेयर करूँगा। तो एक दिलचस्प किस्म की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जी, इमरान खान साहब को जेल में एसी की ज़रूरत पड़ गई है। उन्होंने कहा है कि उनका कमरा ओवन जैसा है, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं है एसी, लेकिन उन्होंने इन सो मैनी वर्ड्स बताया है कि यानी कि बग़ैर एसी के हालात कैसे हैं। और उसके अलावा इमरान खान साहब के केस में जो एनसीए केस था, उसमें मैं आज आपको बताऊं कि 10 दफ़ा हो चुका है कि इमरान खान साहब के वकला केस की समाअत को मौखर कर रहे हैं और उसमें वो जो आखिरी विटनेस है नैब का, यानी नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके ऊपर जिरा नहीं कर रहे, हर दफ़ा ताख़ीर कर रहे हैं। और ये 10वीं दफ़ा थी और फिर ताख़ीर हुई है और केस जो है वो अगले हफ्ते तक फिर मुलतवी हो गया। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। अगले हफ्ते तक 29 अगस्त तक मुलतवी हुआ है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये क्या सिलसिला है। उसके अलावा बलूचिस्तान से अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं और पंजाबी नेशनलिटी होल्डर्स, जिनका जो पंजाब से डोमिसाइल होल्डर्स हैं, उनका वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। और रात को 23 अफराद को इस मूसा खेल में एक वाक़े में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक किया गया। कुल 39 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और ऑपरेशन इस वक्त जारी है। लहू लहू है बलूचिस्तान। और ये आज बरसी भी है नवाब अकबर बुगती की। नवाब अख्तर बुगती के साथ क्या हुआ था और उसके बाद आज क्या हालात हैं वहाँ पर, पंजाबियों की टारगेट गिरी कब से शुरू हुई है और कब तक जारी रहेगी, इस और कब और अब तक क्या क्या हो चुका है, इस हवाले से बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो हम आते हैं इमरान खान साहब के केस की तरफ। मैं फिर जनरल फैज़ हमीद की तरफ बाद में आऊँगा कि उनका क्या है, लेकिन इमरान खान साहब के केस के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आज फिर समाअत थी 190 मिलियन एनसीए केस। और उस केस में इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने फिर ताख़ीर की और असल काम क्या रह गया, नैब का सारा काम मुकम्मल है और इस वक्त सारी समाअतों में बाकी काम हो चुका है। जो नैब के विटनेसेस थे 2 दर्जन से ज़ायद, उन सब के ऊपर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अब बयान रह गया नैब के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ, उनका बयान भी आया था, उनकी गवाही आ चुकी है। उनकी गवाही के ऊपर जिरा करनी होती है। इमरान खान साहब के वकला ने वो जिरा नहीं कर रहे और ये जिरा कब से पेंडिंग है, कोई महीने से ज़्यादा हो चुका है। और 10 समाअतें, गुज़श्ता 10 समाअतों में ऐसा हो चुका है कि हर दफ़ा वकला जो इमरान खान के हैं वो कहते हैं कि जी हमें कोई मसला पड़ गया, तैयारी सही नहीं है, दोबारा कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, टाल मटोल। और जी कोर्ट में केस लगा हुआ है, स्टे आ गया जी, स्टे आया नहीं, कोई भी स्टे समाअत पे नहीं आया। स्टे आया था जी सज़ा नहीं सुनानी जब तक कि हम फैसला ना दें, वो स्टे भी हट चुका है, मगर वो नहीं करे जिरा। जज साहब बहुत भरम हुए, उन्होंने कहा सब कुछ आप यहाँ करते हैं, इमरान खान साहब की मीडिया टॉक हो जाती है, बाकी सब कुछ होता है, जो कोर्ट का काम है, जो बिज़नेस है जिसके लिए हम आए हैं, वो नहीं कर रहे। तो ये 10वीं दफ़ा मअतल हो गया और वो 29 अगस्त तक दोबारा समाअत होगी। उस दौरान इमरान खान साहब ने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू भी की है और उसमें उन्होंने इजहार किया कि उनको एसी की ज़रूरत है। उन्होंने अपने मुंह से इजहार नहीं किया, उन्होंने कहा कि मेरा कमरा ओवन की तरह गर्म है। और उनके कमरे में आपको बताएं कि कूलर मौजूद है, इसका मतलब है एसी की कमी है और इस मौसम में एसी ज़रूरी होता है। मुझे इससे ये याद आया कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख़िताब में जो कहा था जब नवाज शरीफ जेल में थे कि भाई मैं जाके पाकिस्तान में उनका एसी उतरा दूंगा, यानी कि मैं उनको भी ओवन में रखूँगा। हालांकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को एसी मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब के अपने ही अल्फाज अब आप आज उनके आड़े आ रहे हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा था नवाज शरीफ साहब के लिए कि जी मैं आपका एसी उतरवा दूँगा। नवाज शरीफ इनसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं और बीमार ज़्यादा हैं, इनकी फ़िटनेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए इंस्पायरिंग है कि हम सब की भी फ़िटनेस ऐसी होनी चाहिए। तो इनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है, फिर भी अगर ये तंग है तो वो भी बहुत तंग हुए होंगे। तो ये इनको एहसास हुआ होगा कि जेल में रहना इतना आसान नहीं होता, चाहे आपको सारी सहूलतें बाकी दी भी गई हों, एक्सरसाइज मशीन भी मिल गई हो, टूथब्रश इलेक्ट्रिक मिला ना मिला हो, फ्रिज मिला ना मिला हो, लेकिन अगर आपको मशीन मिल गई हो, देसी खाने मिल रहे हों, अच्छा नाश्ता सुबह का होता हो,
उसके बावजूद भी अगर एसी ना हो तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये उन्होंने बताया कि जी एसी नहीं है और ओवन जैसा हालात हैं। उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा कि उनको उनके सेल में चूहे आते हैं और वो जब नमाज़ पढ़ी होते हैं तो छत से चूहे गिरते हैं। तो इस पर जज साहब ने सुप्रीडेंट को बुला के कहा कि इस मसले को हल करें। उन्होंने कहा हमें पहली दफ़ा पता चला, हम इस मसले को हल करेंगे। दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। कल जो मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार किया कि कोई रब्ता शब्ता नहीं है इमरान खान साहब से, आज इमरान खान साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि कोई रब्ता शब्ता नहीं है। उन्होंने आज फिर कहा, उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे कुछ होता है तो DGSI और आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होंगे। तो गोया उन्होंने इस चीज़ को तो टोटली डिसमिस कर दिया कि वो टॉक शॉक हो रहे थे। मतलब ज़ाहिर है वो पुरानी ही बात पे आ गए हैं कि जी ये अगर हुआ तो ये होगा, इस्टेब्लिशमेंट की टॉक की भी बात की। तो ये थी जी जेल से इमरान खान साहब के हवाले से अपडेट। अब मैं आता हूँ जी, मैंने जब आपको कहा था कि आज मैं आपको बताऊँगा कि जनरल फैज़ हमीद के भाई भी लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा। उनकी ज़मानत हो चुकी थी एक करप्शन केस में, उनको चकवाल में ज़मीनों के केस में अप्रैल में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन उसकी ज़मानत हो गई थी। उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी से कुछ दिन पहले से ये नज़र नहीं आ रहे और गायब हैं। और नजफ़ हमीद साहब जो कि नायब तहसीलदार हैं वो गांव में इनके नहीं हैं। आज मेरी चकवाल में डॉन के रिपोर्टर हैं नबील अनवर डक्कू, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी इनके हवाले से बताई हैं और बाकी भी इनके गाँव की सिचुएशन के बारे में बताया है। इनकी फैमिली के हवाले से भी बताया गया है। लतीफ़ाल गांव है चकवाल में, ये तो आप सबको पता होगा। नीला दुल्ला इंटरचेंज है जो मोटरवे पे आप इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हो तो रास्ते में आता है, उस पर इन्होंने कोई 20 किलोमीटर से ज़ायद सड़क बनवाई थी दोनों साइड से। उसको वो लोग मुकामी लोग मोटरवे कहते हैं, एक्सप्रेस वे बनाई थी बहुत ज़बरदस्त और उसके दोनों साइडों पे बाड़ लगाई थी। तो उसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं वो उनमें से बहुत इनके ख़िलाफ़ भी कुछ हो गए थे दिल में ही, क्योंकि उस वक्त कह तो कुछ नहीं सकते थे, DGSI थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ बहुत हुए कि जी हमारी ज़मीनें जो है ना पैचेज़ में होती हैं, इधर 2 एकड़ है, 2 एकड़ सड़क के दूसरी साइड से है, तो वो ज़मीनों से रब्ता कट गया और सारा कुछ, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। इन्होंने वो सड़क बनाई, फिर जनाब इन्होंने हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया, रूरल जो हेल्थ सेंटर होता है उसको, हालांकि के साथ वाले गाँव में एक BHU है। आमतौर पे ये अस्पताल नहीं बन सकता दूसरे गांव में हो, मगर इन्होंने अपने गांव में बनवा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये DGSI थे तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, इनके कुछ हो नहीं सकता था। गांव में एक स्कूल भी इन्होंने बनवाया है, इन गांव के कई लोगों को नौकरी भी दिलवाई, ख़ासतौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इनकी नौकरियां हुई हैं कई लोगों की, और बहुत सारे लोग इनके हामी भी हैं, सड़क भी बनवाई है, चीज़ें बनाई हैं। अब इस वक्त हू का आलम है लतीफ़ाल में, इनके साथी भी अब इनके कोई साथ नहीं दे रहा। बड़ी इनकी आवभगत थी, इनकी तो तस्वीरें लगती थी। इनके जो भाई नजफ़ हमीद हैं उनकी छोटे छोटे कोई नलका भी लग रहा है, कहीं तरक्याती काम हो रहा है तो जी नजफ़ हमीद साहब के साथ तस्वीरें आती थी। आज नजफ़ हमीद साहब खुद गायब हैं और कोई उनका नाम नहीं ले रहा वहाँ पे उस इलाके में। और मैं आपको बताऊं कि इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके राइज़ की। इस हवाले से हम एक आर्टिकल भी आपको बताएंगे 1-2 दिनों में, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये जब सरदार नजफ़ हमीद और इनकी फ़ैमिली, इनके बारे में जो एक बात की गई है मोहसिन साहब ने, मैंने आपको बताया था कि वो बात गलत है, और वो क्योंकि कहा गया कि इनका घर 8 मरले का था लतीफ़ाल में, ये बात गलत है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर इनका अच्छा खासा बड़ा घर था शुरू से ही, क्योंकि एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा है। इनके वालिद का नाम था सुबह सादिक, फैज़ हमीद साहब के, इनके वालिद का नाम सुबह सादिक था। वो ज़मींदार थे और गांव में इलेक्शन में भी हिस्सा लेते थे, चेयरमैन भी बने यूनियन काउंसिल के। और उनके दादा जो थे वो काफ़ी एक्टिव होते थे, इनका नाम था चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद। और वो जनाब ये एयाज़ अमीर के बड़े इत्तेहादी थे, ये जो लोकल वडेरे होते थे उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़ सियासत करते थे और काफ़ी एक्टिव सियासतदान थे, लोगों के साथ रबते भी थे। और घर इनका अच्छा खासा बड़ा था, कोई 2 कनाल से ऊपर घर था इनका शुरू से ही, यानी जब ये पैदा हुए तो उस वक्त से था। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, चकवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल से इन्होंने वो किया, फैज़ हमीद साहब ने पढ़ा। उसके बाद FSC के बाद ये आर्मी में चले गए, और इनके भाई जो थे बड़े भाई नजफ़ हमीद वो पटवारी बन गए। अच्छा, उनकी बड़ी दिलचस्प कहानी, वो पटवारी रहे, उनको ज़ाहिर है उनका वो लोकली नाम भी एक अपना बना हुआ था, पटवारी के नाम से कहते थे, लेकिन सरदार का नाम उनके साथ लग गया। जो ही DGC बने फैज़ हमीद साहब तो सरदार नजफ़ हमीद हो गया। और उसके बाद इनकी तरक्की भी हुई। जब नजफ़ हमीद साहब गर्दावर बने और गर्दावर से उनकी नायब तहसीलदार बनना था तो 6 गर्दावर उनसे सीनियर थे। ये दिलचस्प कहानी है कि इनके ऊपर 6 गर्दावर थे जो इनसे सीनियर थे। तो ज़ाहिर है अगर प्रमोशन होती तो पहले उनकी होनी थी नायब तहसीलदार की, इनकी नहीं होनी थी। तो जनाब उस वक्त करिश्मा काम आया जनरल फैज़ हमीद साहब का, और उन्होंने
6 के 6 पटवारी गिरदावरों ने लिख कर दे दिया कि जी हमें तरक्की नहीं चाहिए, अगर आप नजफ़ हमीद साहब को नायब तहसीलदार बना दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, और जनाब इनको बना दिया। ये देखें आप कैसे कैसे लतीफ़े होते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि वहाँ पे एक सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, नाज़िम भी रहे, ज़िला नाज़िम, तो वो उनका जनरल फैज़ से बहुत फटा था। तो सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब का फटा शुरू कैसे हुआ था कि जो नजफ़ हमीद पटवारी थे, तो उस वक्त एक दफ़ा कोई काम इनको कहा गया सरदार ग़ुलाम अब्बास ने कि जी ये फ़लाँ शख्स की ज़मीन है उसकी ट्रांसफ़र कर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। उस शख्स को इनके पास फ़ोन करके भेजा, वो इनके पास आया काम के लिए सरदार ग़ुलाम अब्बास के पास, तो ग़ुलाम अब्बास साहब ने पटवारी साहब के पास भेज दिया, नजफ़ हमीद के पास। उस वक्त ये कर्नल थे जनरल फैज़, तो उनको पास भेजा काम के लिए, तो उन्होंने काम इनका कर दिया। वो बंदा यूके गया, यूके से जाकर उसने ख़त लिखा कि आप के कहने पे मेरा काम तो हो गया था, लेकिन मैं शिकायत करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये पाकिस्तान का कल्चर है कि मुझसे उसने 50,000 रुपये रिश्वत भी ली थी, फिर मेरा काम किया था। इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने उसको बुलाया और सस्पेंड कर दिया। नजफ़ हमीद को सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब ने सस्पेंड कर दिया पटवारी पन से। उस बात पर ये इन्होंने कर्नल फैज़ हमीद जो है उस वक्त उनके पास गए, ज़ाती तौर पे उनको सिफारिश की कि इनको बहाल कर दें, इन्होंने नहीं बहाल किया। ये बात उन्होंने रख ली, पल्ले बांध ली। और जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो सरदार ग़ुलाम अब्बास सबसे मजबूत उम्मीदवार थे PTI के, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको जनाब मिस्टीरियसली रिटर्निंग अफसर ने कहा जी आपने जो भैंसें शैसें रखी हुई हैं ना, उनके ऊपर जो आपके असासे हैं वो ज़ाहिर नहीं हो रहे, आपने पता नहीं टैक्स कितना दिया है, नहीं दिया, इनकम टैक्स तो वो उस पर कर दिया। वो कहते हैं मुझे कभी FBR ने नहीं कहा, किसी टैक्स अफसर ने नहीं कहा, तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर वो हाई कोर्ट गए, वहाँ मज़ाहिर नकवी साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने जनाब इनको फ़ारिग करके फैज़ हमीद साहब की हिमायत की, और ये जनाब सरदार ग़ुलाम अब्बास को नहीं इंसाफ मिल सका। सुप्रीम कोर्ट गए और साकिब निसार साहब और इजाज़ुल एहसन साहब का दौर अपनी बेंच बना, और उन्होंने भी जी इतना भोंडे अंदाज में इनको नाज़िम की सीट, इनको इलेक्शन से डिसक्वालीफाई कर दिया इलेक्शन से पहले, और इनको नहीं बनने दिया। वजह क्या थी कि ज़ाहिर सरदार उस वक्त फैज़ हमीद साहब DGC थे, और उन्होंने कहा था कि इनको नहीं बनने देना, और फिर किसी और को टिकट मिला था। तो ये इतनी ज़्यादा दुश्मनी उनकी पाली, और जनाब साकिब निसार साहब कहाँ कहाँ काम आए जनरल फैज़ हमीद साहब को। कल हमारे दोस्त फ़खर दुरानी ने ये खबर भी दी थी कि 2 गाड़ियाँ इन्होंने तोहफे में दी थी साकिब निसार को और उनके बेटे को, जो कि इन्होंने टॉप सिटी के मालिक कमर मुईज़ साहब से कब्ज़े में ली और जनाब चीफ़ जस्टिस और उनके बेटे को दे दी, और बाद में वो रिकवर हुई। तो चीफ़ जस्टिस साहब को ये नवाजते रहे, और चीफ़ जस्टिस साहब इनको नवाजते रहे। इतने अजीम थे हमारे हीरे साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब। अच्छा जी, इनके घर के हवाले से मैं बताऊँ, अभी जो इनका घर है और इनका जो फार्म हाउस है वो उसके बारे में मेरे दोस्त नबील अनवर डक्कू कहते हैं कि 12 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, 12 किलोमीटर, और उसके अंदर एक डैम बनाया हुआ है जिसमें मछलियाँ शछलियाँ पाली हुई हैं। इतना बड़ा है, उसमें जो टाइलें लगी हुई हैं ना वो बाहर से आई हैं, इटली से और इधर उधर से, यानी कि इतनी इमारत नज़र आती है। तो भाई कोई कैसे हो सकता है कि आप अपनी तनख्वाह से इस तरह इतनी तरक्की करें कि आप छोटे से घर से, गो के 8 मरले का नहीं 2 कनाल का था, लेकिन 12 किलोमीटर तक आप बनाएं, जिसमें डैम भी हो और सारा कुछ हो। और वहाँ पे जो मुलाजिम काम करते थे, मैं आपको बताऊँ उनका ताल्लुक, एक शख्स ने बताया कि वो कोट अद्दू से हैं, उसने ख़ुद बताया कि हम कोट अद्दू से हैं, और वो उनको कहा कि आपको तनख्वाह कौन देता है, आप कोट अद्दू से यहाँ मुलाजिम। तो उन्होंने कहा जी हमें वो लोग देते हैं ज़मींदार जिन्होंने हमें वहाँ से भेजा है, और ये फैज़ हमीद साहब के दोस्त हैं जिन्होंने इनको भेजा, और वो दोस्त वो हैं जब फैज़ हमीद टिकटें तकसीम कर रहे थे, तो ये बड़े बड़े सियासतदानों को, तो वो उस ज़माने में उन्होंने अपने मुलाजिम भी इनके घर भेजे थे, और जनाब वो इन्होंने आके इनको इनकी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि नजफ़ हमीद साहब गायब हो गए थे जो ही ये गिरफ़्तार हुए, इससे पहले, और इनके फार्म हाउस पे भी छापा मारा गया मंडे वाले दिन गिरफ़्तारी के आसपास, और वहाँ पर कोई रात शाम को 4 बजे आए लॉ इन्फोर्समेंट वाले लोग, और सुबह 4 बजे तक गए। वहाँ से 3 मुलाजमीन को भी गिरफ़्तार किया गया था जो साबिक फ़ौजी ही थे, रिटायर्ड, और कुछ चीज़ें भी अंदर से उठा के लेके गए थे। तो अब वहाँ पर बिल्कुल सकूत का आलम है लतीफ़ाल में, और कहाँ का अरूज और कहाँ का ज़वाल। अब आप देखें कि हालात अब उनके बहुत ही ख़राब लग रहे हैं। ये थी जी 2 ख़बरें। उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। आज बलूचिस्तान लहू लहू है जनाब, बहुत अफसोसनाक ख़बरें आई हैं। आज बरसी भी है, और बरसी थी नवाब अकबर बुगती की। नवाब अकबर बुगती को जनरल मुशर्रफ के दौर में एक रॉकेट अटैक से मार दिया गया था, और नवाब अकबर बुगती पाकिस्तान के वज़ीर आला भी रहे हैं और बड़े सीनियर सियासतदान थे। इस बात पर उस वक्त के सारे सियासतदानों ने अफसोस किया था कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, एक इलाके के नवाब को आप इस तरीके से टारगेट करें। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो किया था, उसके बाद से टारगेट किलिंग के वाक़यात शुरू हुए, और हालांकि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो बात गलत थी। उस बात पे
आज एक अदालत जनरल मुशर्रफ को फांसी भी सुना चुकी है। अब आप देखें वो तो अब उसमें किसी पंजाबी का कोई कसूर नहीं था, किसी और का कोई कसूर नहीं था। जो रिएक्शन आ रहा है और जो उसके बाद से जो दहशतगर्दी हो रही है उसका कोई जवाब बनता नहीं है। वहाँ पर जनाब मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि बसों से निकाल के शनाख्ती कार्ड चेक करके गोली मार देते हैं कि जी आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, आपका ताल्लुक़ कराची से है। यानी कि वो सबको पंजाबी कहते हैं जो पश्तो नहीं बोलते या फिर उनकी बलोची नहीं बोलते और बलोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कल कोई 23 ऐसे अफराद को टारगेट किलिंग की गई, उनको शनाख्ती कार्ड किए गए, बसों से उतारा गया और उनको गोली मार दी गई, बसों को आग लगाई गई 10-12 के करीब, ट्रैफिक जैम की गई, फिर लॉ इन्फोर्समेंट पे हमले किए गए, शहीद किए गए हमारे सिपाही, फिर आज बदला लिया जा रहा है और आज पाक फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इसमें कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये कितने अफसोस की बात है कि आप एक गरीब सिविलियन से बदले लेते हैं और इस तरीके से बदले लेते हैं। आप जब फ़ौज से नहीं लड़ सकते तो आपने ये पैंतरा बदल के जी सिविलियन को टारगेट किया, और जो नहीं आपसे लड़ सकते आप उन्हें उनको टारगेट किया। ये दुनिया की किस इंसर्जेंसी में इस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया जाता है? और इस तरीके से आउटरीच मैं समझता हूँ जो हुई थी, मारंग बलोच इस्लामाबाद आई, उनके ऊपर ठंडे पानी की वाटर कैनन यूज़ की गई तो सब ने मजम्मत की, मेरे समेत। आज वो लोग क्यों नहीं मजम्मत कर रहे कि जो नाहक खून बहा है पंजाबी मज़दूरों का, पाकिस्तानी मज़दूरों का, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, पाकिस्तान में ही घूम रहे थे, उनको शहीद किया गया। तो इस पर क्यों बात नहीं की जाती? मेरा ख्याल है एक मरबूत ऑपरेशन की ज़रूरत है। बात जिनसे करनी चाहिए बात करनी चाहिए, लेकिन जो टेररिस्ट हैं उनसे तो बात नहीं हो सकती, उनके खिलाफ ऑपरेशन ही हो सकता है। तो ये इसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे लोगों को, नहीते लोगों को मारा है, उनको ज़रूर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। देखते हैं कि ऑपरेशन में अब क्या नतीजे आते हैं। ये थी जी आज की ख़बरें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फ़ीडबैक के लिए आपका मुंतज़िर रहेंगे। देखते रहिए आज का सच। अल्लाह ने के बाद।